इलेक्ट्रिक ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे हमको 50 साल लगे कि हमारी दुनिया का बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बने, इतनी गाड़ियाँ बिकती है, लेकिन अगले 10 सालों में ये सारे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा एक्चुअल अल्टीमेट गोल है कि हम एक बायो बेस्ड बैटरीज बनाएं, ग्रीन बैटरीज, जिन्हें हम एक्चुअली ग्रीन कह सकें। ये एक गेम चेंजिंग या आई वुड से रेवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी है। देखिएगा मेरे साथ शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ टीडी न्यूज पर। जायते व्यसनं नृणाम्। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सत्संगति संसर्गयुक्ताः संस्कृताचारे समर्पिताः जितेन्द्रियाः जितात्मानः च प्रियाः प्रेक्षकाः। वार्तावल्याः अभिनवाङ्कमादाय भवताम् आभिमुख्यं पुनरुपस्थिताः वयम्। स्वीकुर्वन्तु मदीयं हृष्टम् अभिवन्दनम्। अहमस्मि लता, कार्यक्रमस्य प्रवाचिका। वार्तावल्याः प्रवाचकः अहं नीतीश भारद्वाजः अपि अत्र बद्धाञ्जलिः प्रणमामि भवतः सर्वान् वार्तावली वीक्षकान्। नीतीश, संस्कृत ज्ञान भाण्डारः अस्मदीयः विविधैः महार्घरत्नैः संकल्पितः अस्ति। तत्र नीतिपराणां बोधगम्यानां सुभाषितानां सुदीर्घा सुलभा च अस्ति परम्परा। आम्, सत्यं ब्रवीति भवति। विद्याभ्यास माहात्म्यं भवतु सत्संगतिः वा, इन्द्रिय निग्रहः स्यात् परोपकारः वा, समेपि समाचरणीयाः विषयाः सुभाषितावल्यां सविशदं समाहृताः भवन्ति। कथं तावत् विलम्बः? एतस्याः एव सुभाषितावल्याः सुनीतिगतं सुभाषितं हि एकं भवताम् आभिमुख्यम् अत्र प्रस्तूयमानम् अस्ति। अनभ्यासेन विद्यानां संसर्गेण धीमताम् अनिग्रहेण चाक्षाणां जायते व्यसनं नृणाम्। विद्याओं का अभ्यास न करने, बुद्धिमानों की संगति त्यागने और इंद्रियों को वश में न रखने से मनुष्य संकट में पड़ जाता है। By not practicing the disciplines, renouncing the company of the wise, and not keeping the senses under control, humans get into trouble. लते, विद्याभ्यासस्य विद्यार्जनस्य च व्यावहारिकः अनुप्रयोगः एव जीवने सफलता रूपेण अङ्गीक्रियते। सत्यं। दर्शन मनोविज्ञानादि विषयेषु अपि विद्यायाः सफलता व्यवहारकालेनैव प्रतिपादिता अस्ति। आम्, यस्य साक्षात् प्रयोगः अत्र अस्माकं वार्तावल्याः अग्रिमप्रवाही वार्ताप्रभागाद्वारा अनुभवितुं शक्यते। तावद् अत्र प्रस्तूयन्ते प्रवाही वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ल्यां कर्तव्यपथस्य शुभारम्भं कृतवान्। दासतायाः चिह्नम् अधुना सर्वथा हि अपाकृतं जातम् इति प्रधानमन्त्रिणा उक्तम्। देशस्य नागरिकाः अपि सर्वे कर्तव्यमार्गदर्शनार्थं तेन आमन्त्रिताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दिल्ल्याः इंडिया गेट इत्येतस्मिन् स्थले नेतृवर्य सुभाषचन्द्र बसोः 28 फीट् समुच्च प्रतिमा अनावृता। जेट ब्लैक ग्रेनाइट इत्येतेन प्रस्तरविशेषेण निर्मिता नेतृवर्यस्य बृहत्तमा प्रतिमा एषा अस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः आंकिकीय माध्यमेन प्रधानमंत्री क्षयरोग मुक्त भारताभियानम् आरब्धवती। एतस्य अभियानस्य उद्देश्यं 25-2000 वर्षं यावत् देशः क्षयरोग मुक्तः भवतु इति अस्ति। भारत जापानयोः मध्ये नेतृद्वयेन सह नेतृद्वयम् इत्येतत् स्तरीयस्य मन्त्रिमण्डलीयोपवेशनस्य समापनं टोक्यो नगरे अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, विदेशमन्त्री च डॉक्टर एस जयशंकरः भारतस्य प्रातिनिध्यं कृतवन्तौ। द्वयोः देशयोः मध्ये रक्षाक्षेत्रे सहकारं वर्धयितुं विशेषतः जापानदेशस्य समवायाः निवेशार्थम् अध्यर्थितं गताः।
प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनः बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीनायाः शेख हसीनायाः मध्ये नवदिल्ल्यां द्विपक्षस्तरीया वार्ता सम्पन्ना। देशद्वयमध्ये कुशियारा नदी सम्बद्धः जलसन्धेः हस्ताक्षरितः। अथ एतेन सह एव प्रसारभारत्याः बांग्लादेश टेलिविजन् इत्येतस्य च मध्ये सहमतिपत्रपरं हस्ताक्षरं समेत्य 7 सन्धयः हस्ताक्षरितं गताः। देशस्य विद्यालयावस्थां विशेषतः परिवर्तयितुं मन्त्रिमण्डलेन शिक्षकदिवसावसरे प्रधानमन्त्रिद्वारा उद्घुष्टानां प्रधानमन्त्रीश्री विद्यालयोद्घाटनम् अनुमोदितम्। शिक्षामन्त्री उक्तवान् यत् एते विद्यालयाः नूतनशिक्षानीत्यनुसारं विकसिताः भविष्यन्ति। बेङ्गलूरुं समेत्य कर्णाटकस्य अनेकेषु भागेषु विगतेषु दिवसेषु प्रचण्डवृष्टिः अभवत्, येन सामान्यजनजीवनम् अस्तव्यस्तं जातम्। अभियान्त्रिकीनगरस्य बेङ्गलूरोः अनेकभागेषु जलप्लवकारणेन कतिपयदिनेभ्यः कार्यजीवनं प्रभावितम् आसीत्। ब्रिटेनदेशस्य राज्ञी एलिजाबेथ इत्येतस्याः 96तमे वर्षे स्कॉटलैण्ड देशस्य बाल्मोरल पैलेस इत्यत्र मृत्युः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सहिताः विश्वस्य अनेके प्रख्यातपुरुषाः राज्ञ्याः एलिजाबेथस्य मृत्योः विषये दुःखं प्रकटितवन्तः। महाराष्ट्रं समेत्य अनेकराज्येषु 10 दिवसीयं गणपतिपर्व सोत्साहं सम्पन्नतां गतम्। मुम्बईनगरे गणपतिविसर्जनावसरे विशेषव्यवस्था समुपकल्पिता आसीत्। प्रवाहि वार्ता प्रस्तुतेः सतत प्रवाहः एषः अस्मासु कर्मनिष्ठतां पुनः पुनः जागरयति। आम्, कर्मनिष्ठतायाः एव पर्यायभूतः आसीत् मराठा साम्राज्यस्य महान् संस्थापकः छत्रपति शिवाजीवर्यः। स्मरामि नितीश, स्वाभिमानसंवाहकेन शिवाजीवर्येण अप्रतिम शौर्यप्रदर्शनद्वारा मराठा सेनायां नवशक्तिसञ्चारः कृतः आसीत्। दर्शकाः, तस्य एव शिवाजीवर्यस्य प्रेरणया प्रेरितेन अस्मदीयेन प्रधानमन्त्रिणा नौसेनायां सद्यः एव नवशक्तिसञ्चारपरः ध्वजः अनावृतः। ऐषमः सेप्टेम्बर् मासिकः 2 दिनाङ्कः भारतेतिहासे देदीप्यमानाध्यायत्वेन अंकितः जातः, यदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रथमस्वदेशीयविमानवाहकपोतम् INS विक्रान्त इत्येतं कोच्चितटे राष्ट्राय समर्पितवान्। दिनम् एतत् न केवलम् एतदर्थम् एव विशिष्टमासीत्, अपितु भारतीय नौसेनायाः नवध्वजानावरणस्य कृते अपि एतत् विशिष्टतरं सिद्धम्। एतं च ध्वजं प्रधानमन्त्री छत्रपति शिवाजी महाराजस्य स्मरणे अभ्यर्पितवान्। भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। भारतीय नौसेनायाः नवध्वजे अष्टकोणसमन्वितायाः आकृतेः मध्ये जलपोताश्रयरूपं नौसैन्यप्रतीकचिह्नम् अथ सम्राजः अशोकस्य सिंहत्रयम् अपि अंकितं दृश्यते। अष्टकोणसमन्विता हि आकृतिः एषा शिवाजी महाराजस्य प्रसिद्धमुद्रया प्रेरिता, या हि अस्मान् शिवाजी महाराजस्य प्रबलं शौर्यम् अहर्निशं स्मारयति। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी।
छत्रपति शिवाजी महाराजेन 17 शताब्द्याः मध्ये स्वीय नौसेनायाः आधारः तदा स्थापितः यदा देशस्य पश्चिमवर्ति तटेषु ब्रिटिश, डच, पुर्तगीज इत्येतेषां वैदेशिकाक्रान्तिदलानाम् आधिपत्यारम्भः जायमानः आसीत्। 20 वर्षान्तराले शिवाजी महाराजेन शक्तिसम्पन्नस्य नौसैन्यवाहकपोतस्य निर्माणं कृतमासीत्। शिवाजीवर्यस्य नौसेनाद्वारा 65+1600तमे वर्षे कर्णाटकतटे बसरूर नामके क्षेत्रे पुर्तगालीयाः पराजिताः, ततः च ते बहिष्कृताः अपि आसन्। शिवाजी नौसैन्यशक्त्या तु मुम्बै क्षेत्रसमीपवर्तिनः खण्डेरी द्वीपस्य अधिग्रहणं कृत्वा तत्र विशालदुर्गस्य अपि निर्माणकार्यं प्रारब्धम्। अथ यदा 79+1600तमे वर्षे आङ्ग्लसैन्यद्वारा शिवाजी महाराजसाम्राज्यं तत्र अधिक्षिप्तं, तदा शिवाजी नौसैन्यशक्त्या आङ्ग्लसैन्यशक्तिः अपि सबलं पराजिता आसीत्। शिवाजी महाराजस्य मृत्योः पश्चात् तदीयपुत्राभ्यां सम्भाजिः, राजा रामः च इत्येताभ्याम् एतद्धि कार्यम् अग्रे प्रवर्धितम्। तदीये एव काले मराठा नौसैन्यशक्तेः प्रमुखः आसीत् कान्होजिः आङ्ग्रेः। यदीये हि नेतृत्वे पश्चात् गोवातः गुजरातं यावत् सकले अपि पश्चिमवर्ति तटक्षेत्रे मराठा नौसेनायाः आधिपत्यं स्थापितम् अभवत्। अथ अनेकवर्षपर्यन्तम् अपि वैदेशिकाक्रान्तारः एतेषु क्षेत्रेषु स्वस्वाधिपत्यं स्थापयितुम् असिद्धाः एव सिद्धाः। अद्य यदा भारतस्य नौसेना जगतः सर्वशक्तिसम्पन्नासु नौसेनासु अन्यतमरूपेण राजते, तदा नूनं हि कृतज्ञं राष्ट्रम् अस्मदीयं शिवाजी महाराजवर्यं तदीयप्रेरणापरत्वं च सन्ततं सश्रद्धं संस्मरेत् इति। वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। लते कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयम् इति एषः आसीत् शिवाजी महाराजवर्यस्य सङ्कल्पः। अथ एतमेव सङ्कल्पं साक्षात् जीवन्ती अस्ति सततं संरक्षणाय सङ्कल्प संलग्ना अस्मदीया नौसेना। वीक्षकाः, एतेन एव प्रकारेण अस्माकं प्राचीनज्ञानस्य संरक्षणसङ्कल्पं मनसि निधाय कर्मसंलग्नः सन्तिष्ठते अस्माकम् अद्यतनः अतिथिविशिष्टः डॉक्टर सच्चिदानंद जोशीवर्यः। संस्कृति मंत्रालयाधीनस्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्रस्य सदस्य सचिवाय अथ राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरणस्य अध्यक्षाय श्रीमते डॉक्टर सच्चिदानंद जोशीवर्याय सस्वागतं वार्तावल्यां नमः। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् अत्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्रे संस्कृतितत्त्वानि यानि सन्ति तानि आश्रित्य बहु किमपि तत्र कार्यकलापाः भवन्ति, बहवः कार्यकलापाः। तत्र संस्कृतम् आश्रित्य किं विशिष्टम् अत्र आचर्यते इति प्रथमं ज्ञातुकामः। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना हुई है वो दरअसल भारत के संस्कृति के कोष के लिए हुई है कि एक तरह से ये भारत की संस्कृति की जो पूरी की पूरी एक तरह से संदर्भ स्थली बने, इस दृष्टि से इस कला केंद्र की स्थापना हुई। और जब हम बात करते हैं संस्कृति के संरक्षण की, तो निश्चित तौर पर जो हमारी प्राचीन शास्त्र परंपरा है उसका बहुत अधिक योगदान है। तो कला केंद्र का जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम है वो है यहाँ के जो हमारे शास्त्र हैं उनके क्रिटिकल एडिशन निकालना, आलोच्य एडिशन निकालना और उनको हिंदी में और अंग्रेज़ी में प्रकाशित करना। ये इसलिए करना क्योंकि संस्कृत भाषा में सब लोग पढ़ नहीं सकते, अगर पढ़ना चाहें तो भी उसका अनुवाद मिलना चाहिए। कई वर्षों से ये ग्रंथ परंपरा थी और बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं। आपको भी ये शायद मालूम होगा कि संभवतः पूरे विश्व में सबसे अधिक पांडुलिपियाँ भारत में हैं
और सबसे ज़्यादा भाषाओं में और सबसे ज़्यादा लिपियों में पांडुलिपियाँ हैं। इतना ही नहीं, सबसे अधिक प्रकारों में पांडुलिपियाँ हैं, जैसे ताम्रपत्र है, भुर्जपत्र है, और अधिक पार्चमेंट पेपर है, अलग अलग तरह के प्रकार हैं। तो उन पांडुलिपियों का अध्ययन करना और उसके बाद उसके ऊपर से ग्रंथ तैयार करना, ये कला केंद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। उस दृष्टि से आप अगर कहते हैं कि संस्कृत में क्या काम हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि वेदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, अरण्यकों का, श्रौत्र सूत्र जैसे अन्य सूत्रों का, इनके सब के हमने क्रिटिकल एडिशन तैयार किए हैं, संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से अंग्रेजी में, और वो सामान्य शोधार्थियों के लिए, पाठकों के लिए उपलब्ध कराए हैं। एवं अत्र विश्वविद्यालयवत् पाठ्यक्रमाः अपि प्रचल्यन्ते। जी जी, कई विश्वविद्यालयों में भी है, संस्कृत के विश्वविद्यालयों में भी ये सारी पुस्तकें जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में आप जानते हैं कि 17 संस्कृत विश्वविद्यालय वैसे ही कार्यरत हैं। देश के कई विश्वविद्यालयों के विभागों में संस्कृत के विभाग हैं जहाँ पर MA की पढ़ाई, PhD की पढ़ाई होती है। तो उन सब विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी तो एक पाठन सामग्री उपलब्ध कराने का काम है, जो कला केंद्र के माध्यम से हो रहा है। एवं सेंट्रल विस्टा इत्यत्र नाम नूतनं संस्कृतभवनं निर्मीयते, तत्रापि संस्कृतस्य नाम बहव्यः सूक्तयः भवेयुः इति अस्मदृशानाम् आकाङ्क्षा अस्ति। यथा बहव्यः सूक्तयः पूर्वतन्यः याः आसन् तत्र पुरातने नाम संसद्भवने आसन्, तद्वत् अपि किमपि नाम अधिकम् अत्र भवेत् एवं मदीया जिज्ञासा। ये दरअसल काम संस्कृति मंत्रालय का है, जिसके माध्यम से कला केंद्र को ये काम करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही हमने ये ध्यान रखा है कि जहाँ भी हो सके हमारी संस्कृति का, हमारी धरोहर का, हमारे ज्ञान वैभव का प्रदर्शन हो सके, और इस दृष्टि से कुछ सुभाषितों का प्रयोग, कुछ सूत्रों का प्रयोग, जैसे वैदिक सुभाषित हैं, वैदिक सूत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, या और अन्य ग्रंथों के जो मंत्र हैं उनका कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किया जा सकता है, उसको हमने ध्यान रखने की कोशिश की है। ये भी है कि सिर्फ संस्कृत निष्ठ होना आवश्यक नहीं है, हमारी अलग अलग लोक परंपराएं, अलग अलग हमारे प्रांतों की परंपराएं, इनको भी सबको हमने साथ लिया है। तो इसलिए हम जब जानते हैं कि हमारी जो वैदिक परंपरा है वो 5000-7000 साल पुरानी है, इसकी कोई गणना अभी लोग नहीं कर रहे हैं कि कितने हज़ार साल पुरानी, तो जब हम भारतीय संस्कृति के दर्शन की बात करते हैं तो वो बात तो सामने सबसे पहले आ ही जाती है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचा ही कहती है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, ये मेरी माता है। तो हम वहाँ से ही शुरू करते हैं। या जब हम बात कहते हैं कि भारत का वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, तो अयम निजो परे वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा भारत का जो दृष्टिकोण है, वैश्विक दृष्टिकोण। तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं भारत को जब हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो सारी बातें भी कहीं ना कहीं आए, ऐसा भी सोचने की हम सब ने प्रक्रिया प्रारंभ की है। अथ राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरणस्य अपि भवान् आध्यक्षं निर्वहति साम्प्रतं। तत्रत्याः याः अपि वर्तमानोपलब्धयः सन्ति तासां विषये अपि हम ज्ञातुकामः यत् तत्र कथमिव काः उपलब्धयः वर्तमानाः। देखिए, ये तो वैसे मेरा एक अतिरिक्त कार्यभार है, और हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ का नियमित अध्यक्ष जिनकी भी नियुक्ति होना है वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये लगा कि ये जो संस्था है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। एक दृष्टिकोण हुआ कि राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण का एकमात्र उद्देश्य हो गया भवनों के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करना, परमिशन देना। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, अगर वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई निर्माण करता है, तो वो नियमों के अधीन उसकी अनुमति जारी करना, तो वही एक काम बन गया। लेकिन दरअसल वो काम है नहीं। स्मारक प्राधिकरण का काम तो ये है कि हम हमारी धरोहर के, स्मारकों के महत्व को लोगों तक पहुंचाएं, उसके बारे में, हर स्मारक के बारे में कैसी नियमावली बने ताकि वो और अच्छी तरह से संरक्षित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। ये एक बड़ी बात है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसी प्राचीन परंपरा का देश है जहाँ स्मारकों में अनेक शिलालेख आपको मिल जाते हैं, इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं।
अलग अलग भाषाओं में, संस्कृत में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कई बार ग्रंथ लिपि में आ जाते हैं, किसी और लिपि में आ जाते हैं, पर मूल भाषा संस्कृत भी है उसमें, वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि ऐसा भी कोई राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अंतर्गत ऐसा भी कोई प्रकल्प हो जिसमें हम इन सारे अभिलेखों को, शिलालेखों को पढ़ सकें और पढ़ के उसमें से पता लगा सकें कि दरअसल वो कौन सी पुरानी बात है, प्राचीन परंपराएं जिससे अभी तक हम लोग विज्ञ नहीं है, वो होना चाहिए। तो एक ये बड़ा काम वहाँ करने का एक विचार है। इसके साथ एक और जो बड़ा काम करने का विचार है वो है कि जो हम अलग अलग मूर्तियाँ जो प्रदर्शित होती हैं हमारे मंदिरों में, उसके बारे में अभी भी बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, आइकोनोग्राफी के बारे में। दुर्भाग्य से हमारे देश ने बहुत अधिक आइकोनोग्राफी के क्षेत्र के विशेषज्ञ पैदा नहीं किए, जो कि करने चाहिए। युवाओं को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वो इस क्षेत्र में जाएं ताकि वो धरोहर को जान सकें। तो उस दृष्टि से भी अगर कुछ किया जा सकता है तो मैं उस प्राधिकरण के अंतर्गत करना चाहूँगा। नाम मन्दिराणाम् अपि वैशिष्ट्यं तत्र किं वैज्ञानिकता अस्ति? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप जानते हो कि भारत के जो पूरे भारत को अगर आप देखोगे तो हर एक क्षेत्र के मंदिरों की अलग अलग विशेषता है, और वो क्षेत्र के मंदिरों की विशेषता अन्य कारणों से है। सिर्फ वहाँ का वास्तुशिल्प अलग है क्योंकि वास्तुकार अलग है ऐसा नहीं है। वहाँ की जलवायु, वहाँ प्राप्त होने वाली जो स्थानीय सामग्री है, वहाँ के जो पारंपरिक जो संस्कार हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वैसे मंदिर बने। ये कितना विशिष्ट है। नहीं तो आप देखते हैं विदेशों में जाते हैं तो अगर उदाहरण नहीं, एक जैसा ही कहीं भी जाइए आपको एक जैसे ही वहाँ पे धार्मिक स्थान भी मिलते हैं। उसकी तुलना में भारत में जो वैविध्य है, और ये सिर्फ वास्तु वैविध्य नहीं है, ये वैविध्य जो है वो प्रकृति वैविध्य भी है, वो सामाजिक जीवन का वैविध्य भी है, वो संस्कार और परंपराओं का वैविध्य भी है, वो देखने को मिलता है। भवान् पत्रकारिता जनसञ्चारक्षेत्रतः अपि सम्बद्धः अस्ति। कुलपतिः, भूतपूर्वः कुलपतिः अथवा भूतपूर्वः कुलसचिवः अपि आसीत् भवान्। तत्र संस्कृतक्षेत्रे अपि अस्मादृशाः ये भवन्ति ते पत्रकारिताक्षेत्रे आगताः सन्ति, नाम नूतनतया एव सर्वम् अस्ति, परन्तु भवदीयः यः अनुभवः अस्ति, विशालः अनुभवः, तत्र संस्कृतस्य पत्रकारितायाः नाम जनसञ्चारक्षेत्रे कीदृशं भविष्यं पश्यति भवान्? अभी कुछ विश्वविद्यालयों ने संस्कृत पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। भोपाल में जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वहाँ भी संस्कृत पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। मैं जब जिस विश्वविद्यालय का कुलपति था वहाँ पर हमने संस्कृत पत्रकारिता पर एक बहुत बड़ी संगोष्ठी की थी, कुछ विद्वानों को बुलाया था, क्योंकि आप देखते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले संस्कृत पत्रकारिता के नाम पे कुछ नहीं था। मुझे याद है कि आकाशवाणी में एक संस्कृत समाचार आया करते थे, सुबह आते थे जो, और शायद शाम को भी आते थे, 2 बार आते थे। उसके अलावा संस्कृत का कोई वातावरण नहीं था। संस्कृत की जो पत्र पत्रिकाएं थीं जो नियमित निकलती थीं, उनको भी बहुत प्रोत्साहन नहीं मिलता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से ये वातावरण बदला है। एक बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम, वार्तावली कार्यक्रम आता है जो काफ़ी लोकप्रिय, मैं देखता हूँ कई लोग देखते हैं। कुछ पत्रिकाएं आ गई हैं, कुछ लोग संस्कृत में किताबें अलग से लिखना सामान्य विषयों पर शुरू कर रहे हैं। और जब आप जनसंचार की बात करते हैं तो सिर्फ इसको अखबारों तक सीमित मत करिए। मैंने कुछ अच्छी फीचर फिल्में देखी हैं संस्कृत पर बनी हुई, और वो फीचर फिल्में सिर्फ पौराणिक विषय पर बनी हुई नहीं है, आधुनिक सामाजिक विषयों पर संस्कृत में फिल्में बनी हैं। तो ये एक बड़ा उत्साहजनक कदम है। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि और अधिक चीज़ आगे कब बढ़ेगी, वो तब बढ़ेगी जब आप भी संस्कृत में प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी भी इतनी पात्रता हो जाए कि मैं आपको संस्कृत में उत्तर दे सकूं। बावजूद इसके कि आपकी सारी बातें मैं समझ रहा हूं, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपसे संस्कृत में संभाषण कर सकूं। जब ये संवाद की भाषा सहजता से बनेगी समाज में, तो निश्चित तौर पर और अधिक अखबार भी आएंगे और अधिक पत्रिकाएं भी आएंगी। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी आप संस्कृत में संवाद करना शुरू कर दें, फेसबुक पर भी कोई संस्कृत में भेजे, व्हाट्सएप पर भी चैट हो संस्कृत में। इस तरह की चीज़ें बहुत अधिक संभाव्य हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अपनी झिझक तोड़कर संस्कृत में संभाषण कर सकें। महोदय, भवतः विशिष्ट संदेशान् श्रावम् अस्मादृशाः कृतकृत्याः, अथ मन्ये अस्मदीयाः ये दर्शकाः सन्ति तेपि कृतकृत्याः भवेयुः।
भवता समयः अत्र कल्पितः अस्मदर्थं तदर्थं भवते धन्यवादाः। नीतीश, सच्चिदानन्दवर्येण समं साधितः एषः संवादः अस्माकं कृते अतीव प्रेरणाप्रदः सिद्धः। एवमेव दर्शकानां प्रतिस्पन्दनपराणि पत्राणि अपि वार्तावलीसमूहम् इतोपि उत्कृष्टं वार्तावलीभागं रचयितुं सम्प्रेरयन्ति। भवतां हि स्नेहपूर्णानि पत्राणि सततं प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः। लते, न हि केवलं पत्राणि प्रत्युत जाने जाने यत् अनूदितं स्पर्धागीतमपि प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः इति। दर्शकाः स्मरन्ति वा भवन्तः गतसप्ताहे उद्घोषितं स्पर्धागीतं किमिति? नीतीश, एतस्मिन् क्रमे स्मारयतु यत् एतत् पाक्षिकं स्पर्धागीतं किम् अस्ति इति। दर्शकाः, स्पर्धागीतमस्ति गुमनाम है कोई बदनाम है कोई। गुमनाम है बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई। समीक्षकाः लता मंगेशकर स्वरसंवलितस्य गुमनाम चलच्चित्रगतस्य एतस्य गीतस्य मौलिकानुवादं विधाय यथाशीघ्रं सम्प्रेषणाय निवेद्यन्ते भवन्तः। वीक्षकाः, वार्तावल्याः साम्प्रतिकः अङ्कः समाप्तिघटीं सन्दर्शयति। तावत् स्वस्ति कामनापूर्वकं साम्प्रतं समापनं संघोषयामः। स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्य चन्द्रमसाविव, पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि। नमो नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय।